आज की ये मीटिंग और किला हॉल में आए हुई मेरी माँ बहनों, नौजवान, बुजुर्ग हजरात और साथियों, मुल्क 1947 में आजाद हुआ। हमारा किला उससे पहले से यहाँ बना हुआ है और बताने वाले ऐसा बताते हैं कि 1947 आजादी के बाद से ही ये बस्ती की तारीख मिलती है बसने की, यानी इतनी पुरानी बस्ती बसी हुई है। पीछे भी कुछ साल पहले इसकी कई खबरें आई कि लोक आयुक्त में कुछ लोग गए, लोक आयुक्त ने ये फैसला किया, कलेक्टर के वहां मीटिंग हुई, कमिश्नर के यहाँ मीटिंग हुई, कई तरह की बातें चलती रही। आप सब भी देख रहे हैं कि मुल्क में फिरका परस्ती कितनी जोरों पर है और मालेगांव शहर को तो खुसूसी तौर पर टारगेट किया जा रहा है। पिछले दिनों जब किले के जिम्मेदारान हमारे पास आए तो मैंने उनसे भी पूछा और उससे पहले भी कुछ बातें मालूम थी कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि अगले महीने में बस्ती तोड़ दी जाएंगी, नहीं तो 2 महीने में बस्ती तोड़ दी जाएंगी। तो मैंने उनसे भी यही पूछा कि आपको कैसे लगता है कि बस्ती तोड़ दी जाएंगी? अभी तो कोई ऐसी नोटिस नहीं आई या कोई कानूनी प्रोसेस हुआ है क्या? तो उन्होंने भी यही कहा कि इस तरीके की सब सरगर्मियां चल रही हैं। उन सरगर्मियों के बीच ईद के बाद मौजूदा एमएलए आए जो रुकन असेंबली है, जहां कानून बनता है, हमने वहां उनको भेजा है और भेजने में सबसे बड़ी ताकत आप लोगों की थी। यहाँ बैठी हुई मेरी माएं बहनें, यहाँ बैठे हुए मेरे नौजवान साथी और तमाम ही जिम्मेदार, उन्होंने भी ये कहा कि ये बस्ती 1-2 महीने में टूट जाएंगी। ये मुझे जिम्मेदार लोग बताए। अभी सल्लू भाई इधर वाले भी बोल रहे थे कि वो आकर खामोशी से ये बोलकर चले गए कि अपना इंतजाम कर लो। बताने वालों ने ये भी बताया कि कई मिसालें दी गई कि पूना में 7 किलोमीटर की बस्ती खाली कर दी गई और उनको जगह नहीं दी गई। इन बातों में कितनी सच्चाई है मुझे नहीं मालूम, मगर अगर सच्चाई होती तो कहीं ना कहीं मीडिया में आता, कुछ ना कुछ बात होती। तो ये सब वजूहात बनी जिसकी वजह से हमें लग रहा है कि बस्ती पे आफत आने वाली है। जब कानूनी अदारे का आदमी आकर ये बोले तो कहीं ना कहीं जो फिरका परस्त बोल रहे हैं उनसे उनकी कोई बातचीत हुई होगी या उनको अधिकारियों की तरफ से समझा होगा, ये मानना चाहिए। अब क्या किया जाए? मैं बात आज बिल्कुल साफ करने आया हूं, कोई ढकी छुपी बात करूंगा नहीं, कोई लाई लपेटी बात करूंगा नहीं, कोई बहुत मीठी मीठी बात भी करने नहीं आया। मुसीबत आई है आप लोगों पर। हमने ये शहर पर जब मुसीबत आई तो आसिफ शेख साहब और हमने एक कमेटी बनाई। उस वक्त जब ये लगा कि इस शहर की औरतें जेल जा रही हैं और उनको बचाने की जरूरत है, ऐसे वक्त में शहरियान के साथ खड़ा होना जरूरी है। और अगर माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी नहीं बनी होती तो आज कई दर्जन लोग जेल के सलाखों के पीछे होते। हमने वो लड़ाई यहां से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लड़ी। अब 2 महीना करीब हो गया तो हमें सुप्रीम कोर्ट से कामयाबी मिली और अब उस पर हम आगे चलेंगे। तो जब ये लोग हमारे पास आए, ये आसिफ शेख साहब के पास भी गए, मगर हमने पहले से तय कर लिया था कि किले के मामले में हमको नहीं कोई काम करना है। हम कोई भी काम करते हैं, मौजूदा एमएलए कुछ नहीं करने के बाद भी लोग ये मानते हैं कि उन्होंने काम कर दिया, या क्या दुआ तावीज करते वो आप जानो और वो जाने, मगर ये होता है। लेकिन जब ये बोला गया कि उन्होंने अपना दामन झाड़ लिया है, अपना कुर्ता उठा के चल दिए, तो ये हुआ कि हमारे गांव के लोगों का साथ देना जरूरी है। और ये इसलिए भी जरूरी था
कि आपकी झोपड़पट्टी कोई गैर कानूनी है इसलिए हटाई जा रही है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। कई कानूनी हैसियत ऐसी रखती है कि आप जहां पर रह रहे हो वहीं पर आप रह सकते हो। आपके पास गवर्नमेंट का फोटो पास भी है। कई ऐसे कानूनी दस्तावेज हैं जिससे ये साबित होता है कि आप यहाँ के मालिक बन सकते हो। मगर आपको सिर्फ इसलिए हटाया जा रहा है कि जो फिरका परस्त हैं उनका मकसद है कि आप लोगों को तकलीफ दी जाए, और तकलीफ देने का मकसद ये जुल्म और नाइंसाफी है। और जुल्म और नाइंसाफी अगर हमारे शहर पर हो रहा है तो ऐसे मजलूम लोगों की मदद करने के लिए हमें आगे आना चाहिए। इसलिए हम यहाँ आए हैं कि हमें हर तरीके से मदद इनकी करने की जरूरत है। कुछ लोग कलेक्टर के पास जाकर अपना एक डिमांड देकर आए हैं और कुछ लोगों के ताल्लुक से डिमांड देने की बात बाकी है। 21 रुकनी कमेटी यहाँ बनी हुई है। हम किला झोपड़पट्टी उस कमेटी के बैनर तले ही कामकाज करेंगे, उसी के लेटर पैड पर काम करेंगे। कानूनी लड़ाई जहां तक लड़ने की जरूरत होगी हम लड़ेंगे। हम हर तरीके से आपके साथ खड़े रहेंगे। मगर अब आपको भी सोचना होगा कि अगर कोई आपा ख्वातीन के पास इलेक्शन के वक्त दुआ के नाम से वोट मांगने आती है, तो आपा जब आप पर के ऊपर मुसीबत आई तो कोई आपा आई दुआ करने के लिए आई? कोई बोले मुझे आई? सिर्फ इलेक्शन में वोट लेने के लिए कोई निकलता है। दुआइया मजलिस सियासी तौर पर होती है, सियासी दुआइया मजलिस होती है, और उसमें आप उनके बहकावे में आते हो। और ऐसे तमाम ही ताकत ऐसे लोगों को दे दी जाती है जो अपना दामन छुड़ाकर भागने की कोशिश करते हैं। हमेशा कितना भी बड़ी सरकार हो, कितना भी जुल्म करने वाली सरकार हो, उससे लड़ने की ताकत बहरहाल लीडर के अंदर होना ही चाहिए। अगर वो ताकत नहीं है तो वो लीडर कोई काम का नहीं है। मैं किसी की बुराई करना मकसद नहीं है। हमको आगे क्या करना है इसलिए हम यहाँ जमा हुए हैं। एक बात तो इस मीटिंग से मैं ऐलान कर दूं ताकि सरकारी अमला, पुलिस डिपार्टमेंट और जो भी लोग यहाँ, पुलिस डिपार्टमेंट के भी लोग आ गए। कोई प्रचार तुम्हारी मीटिंग का नहीं हुआ मगर फिक्र बहुत है उनको भी, आप लोगों की। वहां 4 लोग खड़े हैं, वो भी सुन ले कि एक फैसला तो हम यहाँ से करके जाएंगे कि घरकुल योजना जो 11,000 कॉलोनी बनी है, बार बार बोला जाता है कि वहां शिफ्ट कर देंगे। वहां हम कतई नहीं जाएंगे। हाथ उठाकर सब लोग ये तजवीज मंजूर कर लो कि 11,000 कॉलोनी में हम नहीं जाएंगे। और अगर कोई जाना चाहता है, एक बार सब लोग हाथ उठाकर बोल दो, इधर के लोग भी बोल दे कि 11,000 कॉलोनी में नहीं जाना है। बस 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 मतलब थोड़ा सा खामोश हो जाओ। अब अगर कोई जाने वाला होगा वो हाथ उठाकर बोल दे या वो खड़ा हो जाए। अगर किसको 11,000 कॉलोनी में जाना है वो अगर खड़ा होना चाहता होगा वो खड़ा हो जाए। मतलब एक बात यहाँ मुश्तरका एक फैसला हो गया कि हम 11,000 कॉलोनी में कतई नहीं जाएंगे। और इस फैसले के साथ हम लोग आपके साथ हर तरीके से खड़े रहेंगे। अब हमें करना क्या है इस पर बात होना चाहिए कि आगे हमें करना क्या है, क्योंकि आज जो सरकार है, जो लोग हैं, वो कब आ जाएंगे ये बोला नहीं जा सकता। इसलिए पहले से हमें अपनी सेफ्टी करके चलना चाहिए। कुछ लोगों ने आसिफ शेख साहब के साथ जाकर कलेक्टर के वहां एतराज और अपना डिमांड दाखिल किया है। बकिया जो लोग हैं, आज यहाँ से अभी 13 तक 14 अप्रैल तक सब ऑफिसेस लगभग बंद हैं।
सारी जयंती की छुट्टी है, तो इस दौरान हम कानूनी तौर पर पेपर वर्क कंप्लीट कर लें, क्या एतराज और क्या डिमांड है कमेटी के लोग के साथ बैठकर लिख ली जाए, और हमारा भी डिमांड जो है कलेक्टर, एडिशनल एसपी और कमिश्नर को छुट्टी खत्म हो उसके बाद दे देना चाहिए। कमेटी के साथ बैठ के हम वो तय कर लेंगे। दूसरी बात कि तुम्हारे खिलाफ जो लोक आयुक्त में गए थे, लोक आयुक्त का फैसला तुम्हारे बिल्कुल खिलाफ है ऐसा नहीं है, वो तुम्हारे हक में भी है। अब हम हमारी डिमांड देने के बाद, मैं ये बात अभी भी बोल रहा हूं कि जिन जिन लोगों को डिमांड देने की बात बोली गई है, मैं उन पे कतई भरोसा नहीं करता। जब कानूनी रुकन का, असेंबली का मौजूदा एमएलए आज तुम्हारे साथ नहीं है तो वो क्यों तुम्हारे साथ रहेंगे। हम भी लोक आयुक्त में अपना एक पिटीशन फाइल करेंगे कि हमने ये डिमांड की है, हमको ये चाहिए, और हम वहां पर किले के अंदर की जो अतिक्रमण है उसकी भी बात बोलेंगे। इससे पहले जो बोली गई किले का बाहर का अतिक्रमण तो सबको दिख रहा है कि किले के बाहर अतिक्रमण है, किले के अंदर का अतिक्रमण क्यों नहीं दिख रहा है, ये भी लोक आयुक्त में बताएंगे। और वहां हम हमारा ऐतराज भी दाखिल करेंगे, और एक बात तय रहेगी कि अगर कोई जगह की भी बात आएगी, हमारी पहली डिमांड तो यही है कि हम यहीं रहेंगे। अगर कोई बात आई भी तो हम शहर के बाहर कतई नहीं जाएंगे, घरकुल योजना में तो कतई नहीं जाएंगे। हम हमारी डिमांड और हमारा एक पिटीशन लोक आयुक्त में दाखिल करेंगे, जरूरत पड़ेगी उसके पैरेलल ही उसके साथ ही साथ एक हाईकोर्ट में भी दाखिल करेंगे। आज कानून ही ऐसा है जो हमारे लिए काम कर सकता है, जिससे हम मदद ले सकते हैं, वो लड़ाई हम लड़ेंगे और आपके साथ खाना बसाना खड़ा रहेंगे। हमें भले नासिक जाना पड़े, बंबई जाना पड़े, जहां जाना पड़े हम वहां जाएंगे, मगर हर तरीके से आपके साथ खड़े रहेंगे। आगे आपकी जिम्मेदारी जो है वो आप अपनी जिम्मेदारी निभाना, क्योंकि इस शहर में मैं यहाँ पर आए हुए जो भी लोग हैं, शाह बिरादरी के लोग भी हैं, अंसारी बिरादरी के लोग भी हैं, कई लोगों के घर जो है वो दलित समाज के भी हैं, हम उनके लिए भी लड़ने वाले हैं। दलित समाज के लिए भी हम लड़ेंगे। हम ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके लिए ही लड़ेंगे, अगर वो यहाँ नहीं आए हैं तो हम खुद चल के उनके पास जाएंगे। और मैं ये बात मानता हूँ कि दलित समाज के जो भी लोग हैं उनसे मैं खुद मिलकर बोलूंगा कि आप लोग भी आपके लीडरों से बात करो और उनको भी जोड़ दो साथ में। और अगर वो लोग भी आपका काम करते हैं तो आपको एहसान मानना चाहिए, हमें एहसान मानना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि जब इलेक्शन आए तो ये बिरादरी का लीडर, वो बिरादरी का लीडर, मजहब के नाम पर आप चले जाओ। यही इस शहर में जब से शुरू हुआ है, इस शहर में फिरका परस्ती बढ़ती चली जा रही है। काम करने वाले लोगों का साथ आप लोग नहीं देते हो, यही वजह है कि मुसीबत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। और जो भी आपका काम करे, जरूरी नहीं है कि मैं बोलूं कि मैं करूं तो मेरा साथ दो। अगर कोई दूसरा भी आपके लिए काम करता है तो उसकी भी क़यादत आपको मानना चाहिए। सियासत में और समाज में काम करने वाले लोगों को मानना ही पड़ता है, तभी वो शहर और वो कौम हिफाजत से रहती है जो काम करने वाले लीडर के साथ चलती है। और सिर्फ अगर दुआ के नाम पर, मजहब के नाम पर, बिरादरी के नाम पर इस तरीके से सोच बनाकर अगर आप लोग अपना फैसला करते रहेंगे तो ऐसी मुसीबतें आती रहेंगी। हमको, हमारा शहर है, हमारा गांव है, बहुत आप लोगों से नाराजगी होने के बाद भी आपकी मुसीबत में हम यहाँ पर खड़े हैं। हम आप लोग से नाराज नहीं है, ऐसा कतई मत समझना, बिल्कुल नाराज है। हम भी इलेक्शन में हिस्सेदार थे, मगर आप लोगों ने हमारा साथ वैसा नहीं दिया। जो ताकत हमको देना चाहिए थी वो ताकत आपने नहीं दी। वो नाराजगी हमारी बिल्कुल है, लेकिन उसके बाद भी हम सारी नाराजगी भूलकर इस उम्मीद के साथ कि उम्मीद की एक नई किरण फूटेंगी किले से, इंशाअल्लाह उम्मीद की एक नई किरण किले से फूटेंगी और
जिस तरीके की सियासत इस शहर में हो रही है उसमें तब्दीली आएगी। इस उम्मीद के साथ आज आपके बीचों बीच हम लोग यहाँ खड़े हैं, आपके साथ बातचीत कर रहे हैं। हम कमेटी के लोग, आसिफ शेख साहब, शान हिंद और जिम्मेदार लोग, हम ये छुट्टियों में बैठकर एक मजबूत लाए अमल बनाएंगे, मजबूत, जो आपके हक में बेहतर हो, आपके लिए क्या बेहतर से बेहतर हो सकता है वो हो। कोई भी आएगा और बोलेगा चलो उखाड़ो, और यहाँ से घरकुल में 11,000 कॉलोनी में जहाँ जानवर जाना पसंद नहीं करते वहां आपको लेकर जाने की बात बोलेंगे, तो उस वक्त भी हम आपके साथ खड़े रहेंगे, पूरी ताकत से खड़े रहेंगे। हम जुल्म और नाइंसाफी मालेगांव शहर पर हो ये कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो 11,000 कॉलोनी जहां जो पूरी तरीके से फेल हो चुकी है, और आज कारपोरेशन उस ताल्लुक से हमको भेजने की क्या बात बोलेंगी कि आखिरी महासभा जो इस पिछली बॉडी की आखिरी महासभा थी वो 2 जून 2022 को हुई थी। उस वक्त खुद महासभा ने अपना ठहराव करके 11,000 कॉलोनी माडा को हैंड ओवर कर दिया। तो अब कारपोरेशन कौन होती है बोलने वाली कि वहां पर जाओ और कुछ करो? वहां कोई सहूलत नहीं है, आपके बच्चों का मुस्तकबिल नहीं है, यहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं, इनका मुस्तकबिल नहीं है। हम ऐसी जगह कतई नहीं जाएंगे और आप लोगों का साथ देंगे। मगर जो मैं बोला कि एक उम्मीद की किरण के साथ हम आपके साथ आए हैं, और मुझे भरोसा है कि बहुत इंसान कभी न कभी सोचता है, कभी न कभी उसकी आंख खुलती है, और अगर आज आंख नहीं खुली तो आगे आपके शहर पर सिर्फ ये किले पे मुसीबत आई आप लोग आए ऐसा नहीं है। अगर आप पर मुसीबत आई तो ये मालेगांव शहर पर मुसीबत है, इसलिए आप पर मुसीबत है। अगर 3 औरतें जेल में बंद है तो हम ये नहीं बोलेंगे कि वो रमजानपुरे की बंद है कि वहां की बंद है, वो मालेगांव शहर की औरतें जेल में बंद है। उसका दर्द आपको भी होना चाहिए। अगर उसका दर्द आपको होगा तो आपका दर्द भी दूसरे शहर में बैठे हुए लोगों को एहसास होगा। जो लोग आज झूठे प्रोपेगेंडे और बांग्लादेश और रोहिंग्या के नाम से जेल में बंद है, आज 1.5-2 महीना करीब करीब हो रहा है, अगर उनका दर्द आप लोगों को नहीं है तो फिर आपका दर्द भी दूसरे लोगों को कैसे हो सकता है? ये मालेगांव शहर हमारा है, और यहाँ रहने वाला हर आदमी, वो किसी भी बिरादरी का हो, वो किसी भी मजहब का हो, अगर वो हमारे शहर में है तो उसका दर्द हमको होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए। मैं ये भी देख रहा हूँ कि एसआईटी और बांग्लादेशी के मामले में भी लीडरान या मौजूदा एमएलए इस तरीके की, उसमें भी बिरादरी के नाम पर जो 2 हिस्से में बांटने की कोशिश करते हैं कि ये गए ये नहीं गए, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर मालेगांव शहर के ऊपर मुसीबत आई है, वो एक महल्ले पे आई हो या एक फर्द वाहिद पे आई हो, वो सिर्फ इसलिए आई है कि तुम मुसलमान हो, और अगर इसलिए मुसीबत आई है तो वो दर्द शाह बिरादरी को भी होना चाहिए, वो दर्द अंसारी बिरादरी को भी होना चाहिए, तभी हम कामयाब होंगे। इत्तेहाद जरूरी है, और किले की झुपड़पट्टी की लड़ाई में इत्तेहाद ही हमारा सबसे बड़ा हथियार होगा। आप इत्तेहाद के साथ रहिए, हम आपके साथ हैं। मालेगांव शहर में जिस तरह की फिरका परस्ती हो रही है, उसका पहला निशाना जो बुलडोजर की सियासत हिंदुस्तान में चल रही है, उसका पहला निशाना बनाने की कोशिश मालेगांव शहर की इस बस्ती को किया गया। जब परसों के रोज किला झुपड़पट्टी के जिम्मेदार और साकिन हमारे पास आए तो उन्होंने ये बताया कि ये बस्ती जो है वो आबाद है सालों से, और आज अगर मैं यहाँ खड़ी हूँ तो मैं ये जानती हूँ कि ये जो आफत तुम्हारी बस्ती पर आज आई है ये 1967 में भी आई थी। उस वक्त साथी निहाल अहमद साहब ने खड़े होकर कहा था कि अगर किला की बस्ती के एक भी झोपड़े को, एक भी घर को धक्का लगेगा तो साथी निहाल अहमद आकर मुकाबला करेगा, और असर ये हुआ कि तुम्हारी बस्ती आज तक कायम। तो जरूरत ये है कि एक ऐसे मजबूत लीडर की जो तुम्हारे लिए लड़ने के लिए खड़ा रहे। मैं ये भी जानती हूँ कि अगर आज यहाँ पर मीटिंग हो रही है और हम लोग यहाँ मौजूद हैं, जो लोग हमारे पास आए थे,
वो शेख आसिफ साहब के पास भी गए। आज भी शेख आसिफ साहब यहाँ मीटिंग में मौजूद रहना चाहते थे, लेकिन उनको उनकी तबीयत की खराबी की वजह से वो आ नहीं पाए। तो आप एक बात ये याद रखो कि मैं जिस बस्ती पर खड़ी हूँ, 1967 में साथी निहाल अहमद साहब ने इस बस्ती को बचाने और बचाने की कोशिश की, लेकिन हालात जो इलेक्शन में हुए और हम लोग जो देखे कि भाई सबसे बड़ी तादाद जो यहाँ थी फिदायीन की, फिदायीन के बारे में मैं पहले भी बोलती थी कि लीडर बोलता है कि फला फला मेरे फिदायीन है, लेकिन वो सिर्फ क्या चाहता है कि तुम फिदा हो, वो तुम पर फिदा नहीं होगा। तुम्हारा घर टूटेगा तो वो नहीं आएगा, तुम्हारी वोट लेने वो आएगा। तुम्हारे बच्चे जब लॉकडाउन में परेशान थे, लोग बड़ी तादाद में यही खवातीन थी जो हमारे एहतजाज में थाली बजाओ में शरीक हुई थी, और वो थाली बजाओ का ये असर हुआ था कि पुलिस ने बड़ी राहत दी थी हमको मालेगांव शहर को लॉकडाउन में। और मालेगांव शहर की दुकानें इस तरह चली थी कि पूरे महाराष्ट्र में सबसे बड़ा बाजार मालेगांव लॉकडाउन में रहते हुए भी हुआ था। तो ये कोशिश आप लोगों ने की थी। याद रखो, अगर कोई आकर ये बोल देगा या हमारे यहाँ आने से उनके पेट में तकलीफ होती होगी और ये कोई सोचता होगा कि मैं फला फला के खिलाफ नहीं बोलूं, तो मैं एक बात बोलती हूँ, जो तुम्हारा साथ नहीं देगा, जो तुम्हारी बस्तियां टूटने की नौबत आएगी, जो चुप रहेगा जब मालेगांव शहर की खवातीन जेल में होंगी और वो चुप रहेगा, तो उसके खिलाफ मैं क्यों नहीं बोलूंगी। आज ये जो बच्चियां यहाँ बैठी, 11,000 कॉलोनी क्या है पता है? नशे का अड्डा बन चुकी है। 11,000 कॉलोनी से रास्ते से गुजरने वाले लोग बाहिफाजत घर में पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे, ये आफत वहाँ के इलाके में है। मैं वहाँ गई हूँ, मैंने वहाँ का इलाका देखा है। याद रखो, सिर्फ साथी निहाल अहमद साहब थे जो 11,000 कॉलोनी के खिलाफ बोला करते थे। वो ये बोलते थे ये एक ऐसी जगह है जो हमारे लिए जहन्नुम की तरह, वहाँ अगर आप लोग आबाद हुए तो ना वहाँ नौजवान नई नस्ल नशे का शिकार हो जाएगी। जो तुम्हारी बेटियां हैं, बच्चियां हैं, वो इज्जत से हिफाजत से घर में रह पाए, ऐसी उसके लिए मुश्किल आएगी। याद रखो, 11,000 कॉलोनी के खिलाफ हमेशा साथी निहाल अहमद साहब ने कहा, और बुलंद इकबाल जब तक जिंदा थे उन्होंने 11,000 कॉलोनी के खिलाफ बोला। साथी निहाल अहमद साहब एक बात बोलते थे, अगर हुकूमत ये चाहती है कि वो मुसलमान या झोपड़पट्टी में रहने वाले लोग वो पक्के घर में रहे, तो जो जहाँ जो आबाद है उसको उसके घर का मालिक बनाया जाए। और अगर पक्के घर में रखवाना चाहती है हुकूमत, तो हमको बिना सूद का कर्ज दे, हम जहाँ रहते हैं वहीं हम हमारा पक्का घर बनाए। और हम भी यहाँ जब आए हैं तो ये दरख्वास्त हमारी पहली जो सोच है कि जो जहाँ आबाद है वो वहीं आबाद रहे। साथी निहाल अहमद साहब ने 11,000 कॉलोनी के खिलाफ कहा। अभी एक भाई ने मुझे ये इलेक्शन में मुफ्ती इस्माइल साहब का मैनिफेस्टो दिया। ये इलेक्शन जो आखिरी हुआ है उसमें ये लिखा है कि 11,000 कॉलोनी का कारनामा हमने अंजाम दिया। यानी मुफ्ती साहब ने, ये कौन सा कारनामा? लोगों को अच्छी बस्तियों से निकाल के वहाँ नशे के अड्डे में, जहाँ औरतों की मर्दों की ना कमाई जो घर तक पहुँचती है कि नहीं, उसकी हिफाजत नहीं, इसको वो कारनामा लिखे है ये इलेक्शन के मैनिफेस्टो में। आगे ये लिखा है कि 22 झोपड़पट्टियों को उनके घर का मालिक बनाया। किसको मालूम है कौन सी 22 झोपड़पट्टी? आज तक हम लोग नाम नहीं सुन पाए, ना वो बोल पाए, लेकिन झूठ यहाँ से होता है। जब आज तुम्हारी झोपड़पट्टी पे आफत आई तो वो ये बोलते हैं कि पूना में ऐसा हुआ था कि 7 किलोमीटर की जगह तोड़ दी गई थी और उनको जगह भी नहीं दी गई थी। यानी ये बोला गया कि तुमको निकाल के फेंक दिया जाए, इसलिए इससे पहले तुम खामोशी से चले जाओ। तो ऐसे लीडर अगर किसी फिरका परस्त पार्टी की दलाली कर रहे हो तो तुम याद रखो, तुम वो कौन के लोग हो जो आज गाजा की हालत तुम देख लो। गाजा में ऐसे ही सारे दलाल चाहते हैं कि बड़ी आबादी मुसलमानों की हट जाए, लेकिन तुम वो मुसीबत में नहीं हो। वो तो बेचारे रमजान में रोजा रखते थे, तो उनको ये भी नहीं मालूम होता था कि अफ्तारी भी नसीब होगी जब तक जिंदा रहेंगे कि नहीं रहे। लेकिन आज भी वो लोग कोशिश कर रहे हैं
और जिंदा है और अपनी जगह पे गाजा पर वो कायम है। ऐसी आफत तुम्हारी बस्ती को तो नहीं आई ना? तुम्हारे ऊपर कोई इजराइल हमला कर रहा है ऐसा तो नहीं है ना? कोशिश करना चाहिए। आज वो कोशिश कर अगर अपनी बस्ती में अपनी जगह पर कायम है तो तुमको भी कोशिश करना चाहिए। और सिर्फ दुआ से कोशिश नहीं होती, वहां मुकाबला करने की ताकत होनी चाहिए, कानूनी सूझबूझ होनी चाहिए, कोर्ट में तुम्हारे लड़ने के लिए साथी होना चाहिए। अगर तुम सड़कों पर आए तो तुम्हारे साथ तुमसे पहले किसी और ने, लीडर ने खड़े रहना चाहिए कि मेरी आवाम को अगर तकलीफ होती है तो पहले मैं वो तकलीफ उठाऊं। इस तरह पिछवाड़े के रास्ते से भागने वाला ये लीडर नहीं होता। अगर सिर्फ दुआ से कुछ होता है तो बुला ले उनको जो बीमारी की सेहत के लिए तुमको दुआएं करवाते थे। अरे जाओ उनके पास और बोलो हमारी बस्ती के लिए तो दुआ करने के लिए आओ, वोट के लिए दुआ करने आते थे। याद रखो, तुम अगर हमारा साथ देंगे तो हम ये कोशिश करेंगे कि तुमको इस बस्ती में आबाद रहने दिया जाए, और तुम्हारी हिम्मत रहेगी तो हम तुम्हारे साथ रहेंगे। अगर तुम कमजोर पड़ोगे तो तुम्हारा लीडर भी कुछ नहीं कर सकता। दुआम ये कि हमको ये तय कर लिया है हमने कि 11,000 कॉलोनी में हमको नहीं जाना। ये जो किले में जो बस्ती है और किले के नाम से इनको हटाया जा रहा है, ऐसा ही एक वाकया विशालगढ़ के किले पर हुआ जहाँ मुसलमान आबादी थी। उनके भी घर फिरका परस्तों ने तोड़ दिए। उस वक्त पूरे महाराष्ट्र में सिर्फ एक ही लीडर था, अबू आसिम आजमी, जिन्होंने उनको उनके घर में वापस रिहाई दिलवाई। तो जरूरत पड़ेगी तो अबू आसिम आजमी साहब के पास भी जाएंगे और उनसे अपन ये मशवरा करेंगे कि तुमने विशालगढ़ के लोगों को जिस तरह किले की जगह पर आबाद करवाया, वही मसला मालेगांव शहर में है। और मालेगांव शहर के लोग भी आप लोगों से ये दरख्वास्त करना चाहते हैं कि जिस तरह आप पूरे मुसलमानों की मदद पूरे महाराष्ट्र में करते हैं, अब मालेगांव के लिए भी कोशिश करें। क्योंकि हमारे पास जो नुमाइंदा है असेंबली में बोलने वाला, वो कुछ नहीं बोलता, तो हमारे पास वो नुमाइंदा है जो भले ही वो बम्बई में रहता हो लेकिन फिक्र वो पूरे महाराष्ट्र के मुसलमानों की करता है। इसलिए जरूरत पड़ेगी ताइवान में बोलने का काम भी हम उनसे करवाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है आप लोगों का साथ। और देखो, साथ तो तुमको तुम्हारे खुद के लिए देना है, हम हमारे लिए तुम्हारा साथ नहीं मांग रहे। हमको साथ, तुमको तुम्हारा साथ तुम्हारा घर बचाने के लिए, और वो लानत जो है 11,000 कॉलोनी की वहां ना जाना पड़े, इसके लिए करना है। बिलखुसूस मेरी खवातीन से दरख्वास्त है, एक बात सोच के देखो कि वो ऐसी जगह है जहां नमाज जुमे के दिन इतना गंदा पानी जमा रहता है कि लोग नमाज के लिए भी जाते हैं तो गंदगी से गुजर के जाते हैं। जहाँ हॉस्पिटल में रात में अगर किसी औरत को या किसी बुजुर्ग को बीमारी की तकलीफ आ जाए तो डॉक्टर नहीं मिलता। तुम ये समझ लो कि जो तुम्हारी मासूम बच्चियां हैं वो मदरसा स्कूल तो दूर की बात है, वहाँ इज्जत से रह पाए, उनकी इज्जत महफूज रह पाए, ये सबसे बड़ा सवाल है। जो लोग इसको कारनामा 11,000 कॉलोनी को बोलते हैं वो शहर के लिए सबसे नुकसानदेह लोग। अगर वो 11,000 कॉलोनी नहीं बनी होती तो ये बार बार की तकलीफ सड़क से उठाओ, ओपन स्पेस से उठाओ, किले से उठाओ, ये मुसीबत हमारे पास नहीं आती। लेकिन आप लोग अगर हमारा साथ देंगे तो कानूनी तौर पर आप लोगों का साथ देके, और एक बात समझ लो, हम लोग कानून जानते हैं और निहाल अहमद ही वो शख्स है जिन्होंने मालेगांव शहर की बस्तियों को बसाया, और न सिर्फ बताया बल्कि आज तक उनके बनाए हुए ऐसी पॉलिसीज थी जिसकी वजह से आज तक लोग अपने घरों के मालिक बन के रहे। तो जरूरी है आप लोगों की कोशिश, आप लोग अगर हमारा साथ देंगे। और हम जो है यहाँ आए, पहले तो मैं ये बता दूं कि जो लोग यहाँ के जिम्मेदार थे वो हमारे पास आए थे, उन्होंने कहा वो शेख आसिफ साहब के पास गए थे, उसके बाद हम लोग यहाँ आए हैं। और हम लोग हमेशा शहर के अगर किसी कोई फर्द हमारे खिलाफ भी हो, अगर वो हमसे मदद मांगने आता है तो जो निहाली खून है यहाँ बैठी हुई मेरी माए बहने, मैं मानती हूँ कि यहाँ कुर्बान शाह के यहाँ की भी औरतें होंगी, फत्तू सेठ के यहाँ की भी होंगी, हमारे इस्राइल सरदार के यहाँ की भी होंगी, और ऐसे सारे लोग जो निहाल अहमद को निहाल साहब बनाए वो खानदान के लोग यहाँ मौजूद हैं। इसलिए
तुम जो अपने बुजुर्गों से सीखे हो कि कोशिश करो, देखो कोशिश जब इंसान करता है, नाउम्मीद नहीं होना है। नाउम्मीद हो जाओगे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, पूरी दुनिया में मुसलमानों का रहना मुश्किल है। अगर तुम कोशिश करोगे और गाजा से सीखो कोशिश और बहादुरी, और हम मुकाबला करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमको ऐसे रास्ते बताएगा जिसकी वजह से हम अपने पुरानी जिंदगी गुजार सकें। मैं दरख्वास्त करती हूँ आप तमाम लोगों से कि ये मामला सिर्फ मालेगांव की एक बस्ती का नहीं है, ये अलामती तौर पे है। अगर तुम्हारी बस्ती पर धक्का लगा तो यकीन जानो कई बस्तियां ऐसी है जो मालेगांव शहर से उजड़ जाएंगी। 11,000 कॉलोनी जब बन रही थी तो साथी निहाल अहमद साहब बोलते थे, यहाँ शरीफ डी मौजूद हैं, बोलते थे कि ये एक साजिश है कि मुसलमानों की आबादी को छाड़ दिया जाए। वही कोशिश हो रही है, इसलिए जरूरी है आप लोग हमको हमेशा आपके साथ पाएंगे। जुल्म नाइंसाफी के खिलाफ हम आप लोगों का साथ देंगे, लेकिन तुमको भी खुद का साथ देना पड़ेगा इस उम्मीद से कि हम अपनी बस्ती को बचाने और बचाने के लिए कोशिश करेंगे और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमको इस कोशिश में अच्छी नतीजे देंगे। इस उम्मीद के साथ मैं मेरी बात खत्म करती हूं।